दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों इस सेशन में हम आपके लिए 25 क्वेश्चन का एक सेट लाए हैं जो आपके बिहार एसटीईटी की बोथ पेपर दोनों ही पेपर के लिए, चाहे आप पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। स्पेशली पेपर 2 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कुछ सवाल है जो ज़्यादा पेपर 2 में इसके पहले प्रीफर्ड किए गए थे और पेपर 1 के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है कि हु डिफाइंड पोएट्री एज द ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ होगा दोस्तों, ब्रेथ एंड फाइन स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। किसने पोएट्री को परिभाषित किया सांस और सारे ज्ञान के आत्मा के रूप में? ऑप्शन है इसके लिए शेली, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और कीट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। दोस्तों यह अपने जो इनका एक लाइरिकल बैलेड्स था उसमें इन्होंने पोएट्री को डिफाइन किया है, उसके प्रस्तावना में प्रीफेस जो लिखे हैं उसमें। तो याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ का आपका एक लिरिकल बैलेड्स है और यह एक नेचर्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें हम फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है आपके पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। चौसस प्रोलॉग एंड मेनी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स अपीयर्ड इन। तो चौसस का जो प्रोलॉग था या कैंटरबरी के जो बहुत से कहानी थे वो कब उनका प्रकाशन हुआ? तो वह है आपका 1385 से लेकर दोस्तों 1389 तक। 2 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चौसर डाइड इन, चौसर की मृत्यु हुई। तो दोस्तों चौसर की मृत्यु आपकी हुई 1400 में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी दोस्तों आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। यदि वीडियो पे अच्छे व्यू अच्छे लाइक आते हैं तभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाता हूं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चौसर फाउंड इंग्लिश एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। हु सेड दीज वर्ड्स? एज अ डायलेक्ट होगा तो यहाँ पे दोस्तों ए के पहले एज आएगा। तो किसने कहा कि चौसर ने इंग्लिश को एक बोली के रूप में लिया और उसे एक भाषा के रूप में छोड़ दिया? तो अर्थात इंग्लिश को बहुत ज्यादा विकसित करने का श्रेय चौसर को ही जाता है दोस्तों। तो ये जो लाइन है इसके लिए ऑप्शन है एस.ए. ब्रूक। दोस्तों यदि किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कीजिएगा। हलार्ड दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है जी.के. चेस्टरटन और रिकेट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका बी होगा हलार्ड। आगे बढ़ते हैं। चौसर्स ट्राइलस एंड क्रिसिडा क्या है? यह एक नैरेटिव है या ऑक्टो है या सटायर है या अनओड है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह एक नैरेटिव पोएम है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री माना जाता है। तो एक लेखक है जो कोट करते हैं कि यदि आप चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर मानते हैं तो वह इंग्लिश फिक्शन के ग्रैंड फादर है। इस कोट को किया था आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जी.के. चेस्टरटन। अगला क्वेश्चन है कि आइलिड एंड ओडेसी वेर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय। तो जो आपका आइलिड है या ओडेसी है इसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ड्राइडेन, पोप, जॉनसन और आर्नोल्ड। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर पोप को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राइडर्स टू द सी इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय। यह जो आपका राइडर्स
टू द सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये होगा आपका जेम्स साइंगे। बी करेक्ट आंसर होगा जेम्स साइंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइम रॉयल? ऑप्शन है विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, चौसर और नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉफ्री चौसर इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइम रॉयल। तो याद रखिएगा राइम रॉयल का इन्वेंटेड किसने किया था? तो आपके जॉफ्री चौसर होंगे। अगला क्वेश्चन है चौसर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट ऑकर्स इन। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था, तो सबसे पहली बार उसको किस में यूज किए थे? तो सबसे पहली बार उसको यूज किए थे आपका द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है कि द बुक ऑफ डचेज इज, सबसे पहले आंसर दीजिए दोस्तों कि द बुक ऑफ डचेज के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यदि आप मेरा द एज ऑफ चौसर का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि द बुक ऑफ डचेज के रचनाकार है जॉफ्री चौसर। दोस्तों ये जो भी सवाल हैं आपके प्रीवियस जो वीडियो अपलोड है उसी पे आधारित सवाल को अरेंज किया गया है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं लिटरेचर का, तो आपके प्लेलिस्ट में एक जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक वीडियो सीरीज मिलेगा, आप उसको बारी बारी से देख सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को बनाए सकते हैं, जिससे आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों किसी बात को हम जब बार बार डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, एक ही बात को हम बार बार देखते हैं तो हमें याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है। तो जिस बात को आप वीडियो में देखें उसी बात को आप समझे, उसका नोट्स बनाए और फिर आप प्रैक्टिस सेट में ही पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से सवाल को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि द बुक ऑफ डचेज क्या है। तो दोस्तों द बुक ऑफ डचेज आपका ऑन एलिगोरी है, याद रखिएगा द बुक ऑफ डचेज इज एन एलिगोरी। अगला है कि चौसरियन 7 लाइन स्टेंजा इज ऑल्सो नॉन एज। तो दोस्तों जो चौसर का जो 7 लाइन का जो स्टेंजा था उसे किस रूप में जानते हैं? ऑक्टासाइलेबिक लाइन्स, हीरोइक कॉपलेट, बैकासाइलेबिक लाइन्स या राइम रोयल। तो दोस्तों राइम रोयल को हम जानते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों जो राइम रोयल होता है वो 7 लाइन्स का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स एंड प्लॉमैन इज रिटन बाय। तो दोस्तों यह जो आपका पायर्स एंड प्लॉमैन के रचनाकार कौन है? सीधे से शब्दों में ऑप्शन है कि विलियम लैंगलैंड, जॉफ्री चौसर, जॉन विक्लिफ और जॉन गोवर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम लैंगलैंड। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 14 का ए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पायर्स एंड प्लॉमैन इज दोस्तों जो आपका पायर्स एंड प्लॉमैन है ये क्या है? सोशल सटायर या ऑन एलिगोरी ऑन ह्यूमन लाइफ। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर आपका बी होगा, एन एलिगोरी ऑन ह्यूमन लाइफ। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई इम्प्रूवमेंट हो की ज़रूरत हो तो दोस्तों आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपके सुझाव हमेशा ही आमंत्रित है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं। द मेन मोटिव ऑफ पायर्स एंड प्लॉमैन इज, मतलब जो पायर्स एंड प्लॉमैन जो रचना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है टू एक्सपोज द करप्शन एंड इविल्स ऑफ चर्च, टू क्रिएट सोशल हार्मोनी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चर्च, टू इनिशिएट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। तो दोस्तों जो 16 नंबर आपका सवाल है इसका करेक्ट आंसर है कि टू एक्सपोज द करप्शन एंड इविल्स ऑफ द चर्च। आप जानते हैं दोस्तों कि उस समय चर्च का बहुत ज़्यादा बोला वाला था, वो लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोगों को जीवन
को बिल्कुल नर्क बना दिए थे वो लोग। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। कोई भी चीज, कोई भी बात बहुत से लोगों को खुश नहीं कर सकता है और बहुत देर तक खुश नहीं कर सकता। ये जो कोट है, कोटेशन है, इसको किसने दिया था? ऑप्शन है ड्राइडेन, जॉनसन, एडिन और फील्डिंग। तो दोस्तों जो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, जॉनसन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्टव इज अ स्टेंजा। याद रखिएगा, अभी हम लोग चर्चा किए थे पहले राइम रॉयल की। तो जो राइम रॉयल होती है दोस्तों वो 7th लाइन की होती है, और यहाँ पे चर्चा है ऑक्टव की। तो ऑक्टव मिस होता है दोस्तों 8 लाइन। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्टव जो है यह आपके पेट्राकन सोनेट की पहली पार्ट होती है। तो पेट्राकन सोनेट का यह एक हिस्सा है जो फर्स्ट पार्ट है, उसका सेकेंड पार्ट को बोलते हैं सेस्टेट, जो 6 लाइन का होता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज रिटन बाय। दोस्तों इसी के मिलता जुलता एक और नाम है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। वह आपका शेक्सपियर के द्वारा रचित है। लेकिन यह जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज रिटन बाय, तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है आपके विलियम ब्लैक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज अ टेरेबल, अन एपिस्टोलरी नॉवेल या अन एलोगरी। दोस्तों यहाँ पे एक ही में रहेगा, ये यहाँ पे एन एलोगरी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है कि एपोलॉजी फॉर पोएट्री वाज रिटन बाय। एपोलॉजी फॉर पोएट्री किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा फिलिप सिडनी। ऑप्शन है इसके लिए बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, पीबी शेली। तो फिलिप सिडनी ने लिखा था एपोलॉजी फॉर पोएट्री। अगला क्वेश्चन है कि चौसर हैज बीन हेल्ड एज। चौसर को माना जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस, द मॉर्निंग स्टार ऑफ न्यू क्लासिज्म, द मॉर्निंग स्टार ऑफ मेडाइवलिज्म। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, उन्हें रिनेसांस का मॉर्निंग स्टार के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन। दोस्तों बाइबल की ट्रांसलेशन जो विक्लिफ के द्वारा किया गया था कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1379, 1380 और 1382 एंड 1385। तो करेक्ट आंसर होगा 1380। विक्लिफ्स इंग्लिश इज। दोस्तों जो विक्लिफ की इंग्लिश थी वो कैसी थी? ड्राई, ट्रफ एंड फिलोसफिकल, सिंपल, विगरस एंड पॉइंटेड, एपिग्रामेट्रिक, टेंस एंड ऑब्सक्योर, ऑर्नामेंटल एंड वर्बोज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सिंपल, साधारण, विग्रस, तेजस्वी और पोटेंट, शक्तिमान। बहुत ही अच्छी उनकी इंग्लिश थी। जॉन, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल होना चाहिए, ये सब थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड। दोस्तों जॉन विक्लिफ को हम क्या बोलते हैं? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसांस, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। दोस्तों जॉन विक्लिफ को हम द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के समय से चर्च के खिलाफ बहुत आवाज़ें उठने लगी और उनके अनुयायियों को हम दोस्तों लोलार्ड्स बोलते हैं, और वहाँ से एक रिफॉर्मेशन का शुरुआत हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लाए हैं। मैं इसका अगला प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग में